जब यह लड़का ट्रेनिंग ग्राउंड में पहली बार आता है, वह एक लकड़ी के पुतले पर आसानी से वार करता है। उसकी हर हरकत एकदम सही और तेज है। एक आखिरी वार के तौर पर वह अपनी माना में माना भर देता है और 3 वारों में पुतले को पूरी तरह तोड़ देता है। लूशियन सोचता है कि उसने अपने टीचर को इम्प्रेस कर दिया है, लेकिन स्वॉर्ड मास्टर आइजन बस हंसता है और कहता है कि उसके मूव्स बिल्कुल बेकार हैं। हमारा लड़का हैरान रह जाता है। उसका शरीर खास है, जो माना के लिए सबसे अच्छा जरिया है। वह अपनी माना की ताकत को सबसे ज्यादा हद तक बढ़ा सकता है और पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर तलवारबाज बन सकता है। फिर भी उसका तलवारबाजी का टीचर उसे बेकार कहता है। पता चलता है कि हमारे लड़के की 2 मुश्किलें हैं। वह अपनी तलवार एक किराए के सिपाही की तरह चलाता है और उसे उसमें माना भरने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इतना काबिल शरीर भी सब कुछ नहीं कर सकता। एक अनुभव वाला माना यूज करने वाला उसे लड़ाई में आसानी से हरा देगा। फिर आइजन उसे दिखाता है कि असली तलवारबाजी कैसी होती है और लकड़ी के पुतले को एक ही वार में धूल बना देता है। उसके बाद वह लूशियन से कहता है कि अगर वह उसी लेवल तक पहुंचना चाहता है तो बिना थके ट्रेनिंग करे। कुछ दिन की ट्रेनिंग गुजर जाती है और लूशियन को आखिर में ईजान के साथ लड़ने का मौका मिलता है। वह जितनी ताकत से कर सकता है हमला करता है, लेकिन स्वॉर्ड मास्टर एक हाथ से सब कुछ रोक देता है। लूशियन हर तरफ से अलग अलग मूव्स ट्राई करता है, लेकिन कुछ काम नहीं करता। आइजन सब कुछ आसानी से रोक देता है। ऊपर से किया गया एक ताकतवर वॉर भी नाकाम हो जाता है और लूशियन पीछे धकेल दिया जाता है। तब आइजन आगे बढ़ता है हमला करने के लिए, माना से भरी तलवार के साथ। अगर लूशियन उसे रोक नहीं पाता तो वह खत्म हो जाएगा, तो वह भी अपनी तलवार को चार्ज करता है। उनकी तलवारें माना के एक धमाके के साथ टकराती हैं। लूशियन हमले का जवाब दे पाता है और आइजन की तलवार को भी पीछे धकेल देता है। स्वॉर्ड मास्टर हैरान रह जाता है। उसने कभी इतनी ताकतवर माना पहले महसूस नहीं की। इस लड़के ने सिर्फ कुछ दिनों में जो तरक्की की है वह कमाल है। जब उनकी ट्रेनिंग खत्म होती है, पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड टूट फूट गया है, जिससे नौकर सोचने लगते हैं कि वह कैसी ट्रेनिंग कर रहे थे। लूशियन पास में बैठा है, अपने कांपते हाथों को देखते हुए और अपनी टूटी हुई लकड़ी की तलवार को, और उसे सिर्फ एक बात का अफसोस है, अगर उसे यही ट्रेनिंग और टीचर अपनी पिछली जिंदगी में एक किराए के सिपाही के रूप में मिला होता तो वह इतनी बुरी तरह नहीं मरता, बिना किसी मौके के भी। जो किराए का सिपाही मरता नहीं, वह तीसरे दर्जे का होता है। उन्हें यही बताया जाता है। किराए के सिपाहियों को बहुत पैसे मिलते हैं क्योंकि उनसे उम्मीद की जाती है कि वह अपने मालिकों के लिए जान दे देंगे। ये वही बकवास है जो हर किराए का सिपाही सुनता है। जेक की नजर में सब अमीर लोग एक जैसे होते हैं। जब वह मुश्किल में होते हैं तो वह अपने खजाने खोल देते हैं, जमीन का वादा करते हैं और बड़े बड़े ओहदों की बातें करते हैं। जब चीजें खराब हो जाती हैं तो वह अपनी बात बदल देते हैं। अचानक बहाने, इल्जाम और झूठी ईमानदारी शुरू हो जाती है। जेक ने बड़े घर के बच्चों से ऐसी बहुत सी बातें सुनी है जो सही नहीं है, लेकिन कुछ भी उसके बराबर नहीं है जो उसे अब करने को कहा जा रहा है। उस अमीर कमांडर का आखिरी हुक्म खुदकुशी है। सीधी और साफ बात है। फैंग मर्सनरीज के कैप्टन के तौर पर जेक को हंसी आ जाती है। उस जैसा बेकार किराए का सिपाही से उम्मीद की जाती है कि वह एक नाइट की इज्जत के साथ मरेगा, जिसे एक आखिरी मिशन दिया गया है। फौज बुरी तरह हार चुकी है, शहर जल रहा है, किला टूट रहा है। बागियों की तलवारें पहले ही क्रॉफर्ड फैमिली की गर्दन पर हैं और भागने की कोई जगह नहीं बची है। जेक नुकसान कम करने के लिए तैयार है और गायब होने के लिए। अगर एम्पायर का सबसे काबिल कमांडर भी हार मान चुका है तो क्या फायदा। अफसोस की बात है कि जेक ने जिस एक अच्छी अमीर आदमी से मुलाकात की थी वह इस हाल में आ गया है। प्लान सीधा है। जब बाकी कल अपना आखिरी हमला करेंगे, जेक और उसके आदमी कमांडर के पास खड़े रहेंगे और रोक कर रखेंगे जब तक क्रॉफर्ड्स भाग नहीं जाते। अगर ये नाकाम होता है तो जेक को भागने की इजाजत है जब कमांडर मर जाता है। पैसे एक कीमती रतन के रूप में मिलेंगे जो फैंग मर्सनरीज को 3 साल तक चलाने के लिए काफी होंगे। जेक मना कर देता है, सिर्फ इसलिए कि वह बहुत हंसता है। इसका मतलब ये नहीं कि वह बेवकूफ है। ये हुक्म उसके आदमियों को जिंदा ढाल बना देता है, जिनका मतलब है अपने मालिकों के लिए कुछ और सेकंड्स खरीदना। सब जानते हैं कि बाकी फैंग मर्सनरीज पर रहम नहीं करेंगे। कमांडर कुछ और कहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वह झूठ है जो चलेगा नहीं। बागियों के लिए जेक और उसके आदमी पक्के दुश्मन है। जंग के दौरान उन्होंने बहुत कुछ किया है यह नफरत कमाने के लिए। उन्होंने खुद को लाशों के रूप में छुपाया, मरे हुए लोगों के बीच में, फिर उठे और पीछे से गले काटे। इज्जत की कभी परवाह नहीं की, सिर्फ नतीजे मैटर करते थे। जेक ने इस तरह से अनगिनत कमांडर्स को मारा है। यही एक वजह है कि क्रॉफर्ड इतने टाइम तक जिंदा रहे। बागियों को शायद जेक का सर लॉर्ड क्रॉफर्ड से भी ज्यादा चाहिए। कमांडर ये जानता है, इसलिए जेक और उसके आदमी इतने अच्छे शिकार हैं। जब जेक बात मानने से मना करता है, कमांडर उसे मारने की धमकी देता है और जबरदस्ती मर्सनरीज पर कब्जा करने की। एम्पायर के सबसे माहिर नाइट की तलवार के सामने जेक लड़ने की तैयारी करता है। तो अब एम्पायर का सबसे इज्जतदार आदमी ऐसा दिखता है। कोई माफी इसको सही नहीं ठहरा सकती। हैरानी की बात है, ये जेक को ठीक लगता है। एक बेकार आदमी को मारना एक इज्जतदार आदमी से आसान है। उसके बाद कोई कड़वा एहसास नहीं होता। उसका सबसे अच्छा ऑप्शन है कमांडर का सर बागियों को देना और भाग जाना, लेकिन वह बेहतर जानता है इस आदमी ने उसके लिए पहले ही तैयारी कर रखी है। शायद बाकी 2 कमांडर लेवल के सर फैंग मर्सनरीज की आजादी के बदले में मान लेंगे। जेक अपनी जान देने को तैयार है। उसने उन लड़कों को अपनी मतलबी ख्वाहिशों के लिए जंग में घसीटा,
वह सब एक साथ गरीबी से निकले थे, एक सपने के पीछे। उन्होंने उस पर भरोसा किया और उसके पीछे नरक तक गए। इसके लिए वह जिम्मेदार है, क्योंकि वह उनका कैप्टन है और यही एक कैप्टन करता है। यह सुनकर कमांडर को याद आता है कि असली नेतृत्व का क्या मतलब होता है। उसे शर्म आ जाती है। किसी और जिंदगी में वो क्रॉफर्ड्स के बजाय खुशी खुशी जेक जैसे किसी की सेवा करता। अब और टाइम नहीं है। जेक हमला करता है। कमांडर हिलता नहीं है। वह जेक से कहता है कि उसे कभी माफ न करे और फिर उसे काट देता है। उनके बीच का फर्क बहुत ज्यादा है। जेक का सर पल भर में अलग हो जाता है। तुम इस टैलेंट नाम की बुरी चीज को हरा नहीं सकते। उसे उम्मीद है कि यह काफी होगा। उसके आदमियों को भागने का हुक्म दिया गया था अगर वह वापस नहीं आता। वह तलवार से जिया, उसी से मरना सही लगता है। जैसे ही उसके ख्याल धुंधले होते हैं, एक सवाल रह जाता है। अगर वह एक अमीर की तरह उसी मौके के साथ पैदा होता तो वह कितनी दूर तक जा सकता था। फिर कुछ नहीं था, जब तक होश वापस नहीं आता। जेक अपनी होश में आता है, एक लड़के की घबराई हुई मिन्नत सुनते हुए। इसे समझने से पहले एक भारी हाथ उसके गाल पर पड़ता है, जिससे वह पूरी तरह जाग जाता है। एक लड़का उसके ऊपर खड़ा है, असली आंसू रो रहा है और उसे मास्टर लूशियन बुला रहा है। उसे लगता है कि यहाँ कुछ बहुत गलत है। सबसे पहले उसका दागदार, अनुभव वाला और पुराने कपड़े जैसा टूटा फूटा शरीर गायब है। उसकी जगह पर एक यंग मास्टर का शरीर था, इतना साफ और ताजा जिसमें ताजी घास की खुशबू थी। दूसरी बात, यह नाक पोंछा लड़का कौन था जिसने उसके गाल पर थप्पड़ मारा और जोर जोर से रो रहा था। लड़के ने सोचा कि वह मर गया था। लड़के का दिल यह बर्दाश्त नहीं कर पाया। एक पर्सनल नौकर के तौर पर उसे मार दिया जाता और अपने मालिक के पास दफनाया जाता। सबसे बढ़कर यह फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल होती। जेक समझ नहीं पाया कि वह आदमी क्या बक रहा था। यंग मास्टर्स, पर्सनल नौकर, फैमिली, इन सब का उसकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं था। आखिरी चीज जो उसे याद थी वह उसकी खूनी मौत थी। दुनिया में उसका सर अभी भी कैसे लगा हुआ है। उसका दिमाग बहुत तेज चलने लगा। हालात को समझते हुए और आस पास देखते हुए उसने सोचा कि किसी तरह वह एक बिल्कुल अनजान आदमी के शरीर में आ गया है। यह अनजान आदमी एक खूबसूरत लड़का निकला जिसका चेहरा बहुत अच्छा था। वह खुद को आईने में देखकर तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाया। सिर्फ उसकी बेदाग खूबसूरती से ही उससे अमीर होने का एहसास आ रहा था। सजावट से लगता है कि यह एक ऐसे घर के वारिस का है जहां बहुत पैसा है। और जानकारी चाहिए थी। उसने कुछ अनजान यादों को खंगाला और अपने नौकर का नाम हांस याद किया। शुरुआत में उसने हांस से पूछा कि कौन सा साल है। लड़के ने जवाब दिया कि यह इंपीरियल साल 845 है। बिल्कुल 15 साल पहले जब जेक मरा था। वह पास्ट में वापस आ गया है ताकि कोई शक न करे। उसने अपने दिमाग में याद रखा कि हर नई जानकारी पर हैरान नहीं होना है। पहले उसे वह करना है जो करना जरूरी है। अपने अगले सवाल के लिए उसने हांस से पूछा कि क्या उसे मरने की इच्छा है। यह सुनकर लड़का डर के मारे अपनी पैंट गंदा करने वाला था। एक मामूली नौकर की हिम्मत कैसे हुई अपने मालिक के बेहोश शरीर को बिना इजाजत के छूने की। धमकी भरे अंदाज में उसने लड़के से पूछा कि उसे याद दिलाए कि वह कौन है। गहरा झुककर हांस ने यंग मास्टर लूशियन वाल्डेक के खिलाफ इतनी बड़ी बदतमीजी करने के लिए माफी मांगी। बड़े घर वाल्डेक का तीसरा बेटा लूशियन ने उस अमीर नाम को तुरंत पहचान लिया। वाल्डेक फैमिली एक ऐसा सहारा है जिसने एम्पायर को अपनी लंबी हिस्ट्री में सहारा दिया है। एक ऐसा खास परिवार जो एम्परर के सबसे करीबी मददगार थे। उनके पास इतनी ताकत है जो खुद इंपीरियल फैमिली के बराबर है। 15 साल पहले यंग जेक एक गार्ड के तौर पर इसी जगह पर काम करता था। अपनी पुरानी नौकरी पर वापस आने के बजाय उसका जन्म ग्रैंड ड्यूक के तीसरे बेटे के रूप में हुआ है। अपनी पूरी जिंदगी उसे पैसों के लिए हर तरह की बेइज्जती बर्दाश्त करना पड़ा। अपनी नीची पैदाइश की वजह से अब उसे कहीं से भी एक सुनहरी मौका मिल रहा है। शायद किस्मत उससे उम्मीद करती है कि वह अपने मरते हुए सवाल का जवाब ढूंढे। अगर भगवान यही चाहते हैं तो उन्हें अपनी आंखें खोलकर देखना चाहिए। पहली बार उसने लूशियन वाल्डेक बनकर सूरज की गर्मी महसूस की। वह सबको दिखाएगा कि वह कितना ऊपर जा सकता है और कैसे जिएगा। लूशियन ने कुछ शानदार कपड़े पहने और अपने कमरे से बाहर निकला। अपने मर्सिनरी के दिनों में वह हर तरह की जगह गया था, लेकिन कोई भी वाल्डेक ग्रैंड डची की शान के बराबर नहीं थी। उसे जल्दी से जल्दी इन सब चमकदार चीजों की आदत डालनी होगी। उसने देखा कि सुबह से सब नौकर उसे अजीब तरह से देख रहे थे, आपस में कानाफूसी कर रहे थे। उसे लगा जैसे दुश्मनों ने उसे घेर लिया हो। हांस के हिसाब से यह तो नॉर्मल था। आखिर वह अब तक अकेले ही रहा था। वह उस कमरे में 1 साल और 2 महीने से बंद था। उसे यह सुनकर अजीब लगा कि एक अमीर बच्चा जिसे सब कुछ मिल सकता है वह दुनिया से दूर रहेगा। एक बड़े घर के आदमी का दिमाग उसके लिए एक राज था। उनकी तरह बिहेव करना मुश्किल था। इस जगह पर वह शक्तिशाली रक्षक रहता है जिसने एम्पायर को बचाया है, ग्रैंड ड्यूक सिगमंड वाल्डेक। वह आदमी ऐसा नहीं था जो अपने बेटे को 1 साल से ज्यादा बेड पर बेकार पड़ा देखता रहे। या तो ये लूशियन एक परेशानी वाला बच्चा है जिसे फैमिली ने छोड़ दिया है, या फिर कोई खास बात है जिसकी वजह से ग्रैंड ड्यूक उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। कुछ देर के लिए अपने पिता से न मिलना ही बेहतर होगा, लेकिन अब यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हेड बटलर एडविन खुद यंग मास्टर से मिलने आए हैं। यह आदमी बचपन में एक दुश्मन फैमिली से हॉस्टेज बनकर कासल में आया था। उसे उसकी अच्छी काबिलियत के लिए पहचाना गया और वह ग्रैंड ड्यूक सिगमंड का खास आदमी बन गया। सब में से लूशियन को इस आदमी से सबसे ज्यादा बचना चाहिए। वह जरूर समझ जाएगा अगर कोई नीचे तबके का आदमी बिहेव करेगा।
अच्छा हुआ कि लूशियन 1 साल से ज्यादा से अकेले ही रहा है। इस हालत में वह उस सबसे शरीफ आदमी की नकल कर सकता है जिसे वह जानता है, उसका कातिल कमांडर। एक प्यारी मुस्कान के साथ लूशियन ने एडविन को उसकी फिक्र के लिए शुक्रिया कहा और बताया कि वह अब काफी ठीक हो गया है। और उसने यह भी कहा कि वह फैमिली के काम देखने आया है जिन्हें उसने अपनी गैर मौजूदगी में छोड़ दिया था। हेड बटलर उसकी बातों से थोड़ी देर के लिए हैरान रह गया। उसे तसल्ली हुई कि यंग मास्टर में कोई बदलाव नहीं आया था। अच्छा हुआ लूशियन का शरीफ बनने का नाटक काम कर गया। उसने जल्दी से जल्दी उस हालत से निकलने की कोशिश की, लेकिन एडविन ने उसे जाने से रोक दिया। अभी ग्रैंड ड्यूक अपने बेटे से मिलना चाहते हैं। तुरंत लूशियन को उसके पिता के स्टडी रूम में लाया गया। ग्रैंड ड्यूक सिगमंड एक बहुत सख्त आदमी है। अभी वह लूशियन से पूछ रहे हैं कि वह अभी तक जिंदा क्यों है। जाहिर है लूशियन अपने सपोज्ड पिता के अजीब सवाल से हैरान रह गया। ड्यूक ने पिछले 1 साल की उसकी सब हरकतों को नजरअंदाज करने का सोचा था। उसने अपनी माँ की मौत को बहाना बनाया था ताकि वह एक नोबल होने की अपनी जिम्मेदारी से बच सके। एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था, लेकिन उसने आखिर वह हद पार कर दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। सिर्फ खुद को लोगों की नजरों से दूर बंद करके नाटक करने से खुश नहीं था। उसने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अपनी जिंदगी को हल्का समझकर। अब सोचो तो, हांस का पहले का घबराना और रोना सच्चा लग रहा था। वह कहना चाहता था कि जरूर कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन उसके पिता बहानों से थक चुके थे। आखिरी बार ग्रैंड ड्यूक सिगमंड उसके उस छोटे से दिमाग में छुपी सारी बातें सुनना चाहते थे। वह अपने कमजोर शरीर और हाथ पैरों का इस्तेमाल करके नींद की गोलियां क्यों खाएगा ताकि हंगामा हो। उसने इस बड़े घर में बहुत लंबे समय तक काम किया था। हैरानी नहीं कि उसे लूशियन की कोई याद नहीं थी। 15 साल पहले जब वह सिर्फ एक मामूली गार्ड था। ग्रैंड ड्यूक फैमिली का तीसरा बेटा लूशियन वाल्डेक। दुख की बात है कि वक्त से पहले मर गया था। ग्रैंड ड्यूक ने 4 अलग अलग माओं से 4 बेटे पैदा किए थे। यूएनसी तो बस ऐसे ही बच्चे पैदा कर रहा था। जेक ने इस बड़े फैमिली के लिए 10 साल काम किया था और नेचुरली वह यंग लॉर्ड्स और उनकी माओं से कई बार मिला था, लेकिन उसे लूशियन या उसकी माँ से कभी मिलने की कोई याद नहीं थी। लेडी वाल्डेक एक गंभीर बीमारी से जल्दी ही मर गई थी और उसका बेटा भी बाद में किसी अनजान वजह से मर गया। तब गार्ड जेक ने सोचा था कि माँ और बेटे की किस्मत खराब थी, बीमार और कमजोर थे। लूसियस की असली मौत की वजह छुपाई गई होगी। उसकी माँ की मौत, फैमिली में उसकी कमजोर पोजीशन और कई और दुखी करने वाली वजहों को देखते हुए उस नौजवान के लिए बोझ बहुत ज्यादा हो गया होगा। उसने आखिर नींद की गोलियां खाने का फैसला किया, बस जानलेवा डोज से थोड़ा कम। सच तो यह है कि वह बस अपने पिता से थोड़ा सा ध्यान पाना चाहता था। यह मदद के लिए एक पुकार थी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि 1 साल तक अकेले रहने से उसके कमजोर शरीर को कितना नुकसान हुआ था। दवा के असर को झेल न पाने की वजह से उसकी मौत हो गई। लूसियस वाल्डेक ने गलती से अपनी आखिरी सांस ली। नए लूसियस को इस मुश्किल टॉपिक से बाहर निकलना होगा। ड्यूक एक ऐसे बेटे के लिए थोड़े बेरहम लग रहे थे जिसे उन्होंने 1 साल से नहीं देखा था, और डांट थोड़ी सख्त लग रही थी। चाहे सिगमंड खुद को कितना भी सख्त दिखाए, वह फिर भी एक पिता है। उनके अंदर जरूर कुछ चल रहा होगा, लेकिन यह किसी और की फीलिंग्स का ख्याल रखने का वक्त नहीं था। लूसियस नोबल होने की हद से गिरने वाला था। अगर उसने गलत बात कही तो उसे खुद को सुधारने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। जब ड्यूक आखिरी वार्निंग देते हैं तो समझ लो कि वह उसे पूरा करेंगे। लूसियस को अपनी सुनहरी फ्यूचर में दरारें पड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी। अगर उसने ग्रैंड ड्यूक को अपने काम का अच्छा जवाब नहीं दिया तो उसे कम से कम एक दूर के मोनेस्ट्री में प्रीस्ट बनकर भेज दिया जाएगा। वह अभी दुनिया को अलविदा कहने के लिए तैयार नहीं था। सबसे बुरा नतीजा यह होगा कि उसे एक सख्त उत्तरी इलाके में भेज दिया जाएगा, जहां उसे बर्फ के मैदानों की हद जमा देने वाली ठंड और भूखे जानवरों का सामना करना पड़ेगा जिंदगी भर। वह अपनी गर्दन काटने और एक नई जिंदगी शुरू करने से बस कुछ घंटे दूर था। फिर भी पहली असली मुश्किल सामने आ चुकी थी। लूसियस ने किसी उलझी हुई फैमिली मैटर को अपनी कीमती दूसरी चांस बर्बाद नहीं करने दी, तो वह बोल पड़ा जैसे उसके पिता ने कहा था। पहले उसने अपनी बेवकूफी से वाल्डेक नाम खराब करने और सबको, खासकर अपने पिता को, बहुत चिंता देने के लिए दिल से माफी मांगी। उसने अपनी गलती मानी और वादा किया कि वह ग्रैंड ड्यूक जो भी सजा देंगे उसे खुशी से मान लेगा। लेकिन यह एम्पायर के सबसे शक्तिशाली आदमियों में से एक को हिलाने के लिए काफी नहीं होगा। अपने पिता की ममता को जगाने की बजाय उसने ड्यूक से कहा कि वह दिल खोलकर खरुश हो। जो हो गया वह बदला नहीं जा सकता। अपनी जिंदगी को, जो मौत के मुंह से वापस आई है, पिछले वक्त से जोड़ने की बजाय वह आगे के अच्छे फ्यूचर के लिए मेहनत से जीना चाहता है। उसकी बात, यकीन और कॉन्फिडेंस ने उसकी बातों को सच बना दिया। लेक्चर देने की बजाय उसने अपने सामने वाले आदमी से गुजारिश की, एक ग्रैंड ड्यूक की तरह नहीं बल्कि एक पिता की तरह एक हिम्मत देने वाला शब्द कहे। लूसियस का मानना है कि जो बच्चा गलत है उसे अपने माँ बाप के सामने दिल से पछताना चाहिए, और माँ बाप को ऐसे बच्चे को खुशी से अपनाना चाहिए। क्या यह पिता और बेटे के बीच का सही फर्ज नहीं है जो ऊपर वाले के कानून से बांधे हैं? हेड बटलर एडविन यंग मास्टर की बातों की तारीफ से काफी हैरान था। उसने बच्चे की ऑरा और माहौल में बहुत बड़ा बदलाव महसूस किया। लूसियस उस कमजोर बच्चे से बहुत अलग बिहेव कर रहा था और बोल रहा था जो हमेशा डरता रहता था। उसके सामने वाला नौजवान बिल्कुल अलग आदमी था। लड़के ने जो कुछ कहा था उस पर गौर करने के बाद ड्यूक सिगमंड को माँ बाप के फर्जों पर लेक्चर सुनना अच्छा नहीं लगा।
फिर भी उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान दिखी। अपने बेटे की बात सुनकर उन्हें एहसास हुआ कि वह इतना जी चुके हैं कि सब कुछ देख लिया है। अपने पिता की सख्त आवाज को थोड़ा नरम होते हुए सुनकर लूसियस ने अंदर ही अंदर चैन की सांस ली। जैसा उसने सोचा था, झुकने और घबराने की बजाय अपने पिता के सामने हिम्मत से खड़ा होना सही फैसला था। एक चूहे की तरह जो हमेशा डर डर के चलता है, उसकी बजाय ग्रैंड ड्यूक एक जंगली कुत्ते की हिम्मत को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जो जानता है कि कैसे फैसले से हमला करना है। सिगमंड वाल्डेक को उसकी 10 साल की सर्विस अब काम आ रही थी। ड्यूक ने कभी नहीं सोचा था कि उनका सबसे दुखी बेटा मौत से वापस आने के बाद इतना हिम्मत वाला होगा, क्योंकि लूसियस ने खुद मेहनत का जिक्र किया था। सिगमंड ने अपने तीसरे बेटे से उसके आगे के प्लान्स के बारे में पूछा। सोच समझकर अपने शब्द चुनते हुए लूसियस ने जवाब दिया कि पहला कदम सबसे पहले अपने टूटे हुए शरीर को ठीक करना होगा। उसके बाद उसके दिमाग में उस सबसे टैलेंटेड फाइटर की तस्वीर चमकी जिसके साथ उसने कभी टीम बनाई थी और लड़ा था। एक बार जब उसका शरीर ठीक हो जाएगा तो वह तलवार चलाना ठीक से सीखना चाहता है और इस बार इसे सीरियसली लेगा। उसने सोचा कि ठीक से खाना और सोना आखिर उसकी ताकत वापस लाएगा और सब कुछ किसी न किसी तरह ठीक हो जाएगा। ड्यूक के चेहरे से गुस्सा गायब हो गया। वह अपने बेटे की हैरतअंगेज अच्छी बातों से प्रभावित थे। लूसिया ने जो कुछ कहा वह सिर्फ खोखली बातें हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। उसे शुरू करने के लिए ड्यूक सिगमंड ने हेड बटलर एडविन को बच्चे को कुछ देने की इजाजत दी जो मदद करेगा, उन कुछ शब्दों की बजाय जो अभी असर नहीं करेंगे। एक सुधरे हुए अकेले रहने वाले को मदद देना ज्यादा फायदेमंद होगा। एडविन ने उनके ऑर्डर्स मान लिए और अंदाजा लगाया कि इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कमरे में लूसियस ही अकेला था, जिसे नहीं पता था कि वह बूढ़े लोग किस बारे में बात कर रहे थे। उसे यह समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि उसके पिता की मदद कैसी दिखती थी। कई गाड़ियां कासल तक आईं और अपना भारी सामान उतारा। मददगारों ने अनगिनत लकड़ी के संदूक उठाए और उन्हें घर के सामने लाइन से लगा दिया। हर संदूक के अंदर बेहिसाब दौलत थी, सोने के सिक्कों से लेकर कीमती गहने तक। लूसियस ने इतने सारे रिसोर्सेज कभी नहीं देखे थे, तब भी नहीं जब वह मर्सनरी का काम करता था। क्या एक बड़े नोबल होने का यही मतलब है? उसे बिना कुछ किए इतना बड़ा अलाउंस मिला था। यह सारा खजाना सिर्फ 1 महीने के लिए था। उसकी जेबों में सोने के सिक्के भरे थे। शायद कुछ नया करने में इन्वेस्ट करना अच्छा होगा, कुछ ऐसा जो उसके कमजोर शरीर को पूरी तरह बदल दे। वह खुद को एम्पायर में सबको दिखाते हुए और सबसे बेहतर बनते हुए देख सकता है। उसे बस एक बहुत खास दवा बनानी है। अपने तीसरे बेटे से मिलने और बात करने के बाद ग्रैंड ड्यूक सिगमंड को अपने साफ सुथरे बगीचे में घूमने का मन किया। एडविन उनके पीछे पीछे चल रहा था जब वह अपने ख्यालों में थे। हेड बटलर के हिसाब से यह वह जगह थी जिसे लेट ग्रैंड डचेस लूशियन की मां मरने से पहले बहुत पसंद करती थी। ड्यूक ने इस पुरानी यादगार जगह पर कुछ वक्त से विजिट नहीं किया था। यह साफ था कि उन्होंने आज ही इसे बदलने का फैसला क्यों किया। यंग मास्टर लूशियन के अचानक बदलाव ने सिगमंड को पिछले दिनों की याद दिलाई होगी, भले ही बच्चा कुछ देर के लिए अपने पिता की नजरों से गिर गया था। ड्यूक को फिर भी उस लड़के के लिए थोड़ा प्यार था। आखिर वह ग्रैंड डचेस का बच्चा था जिसे ग्रैंड ड्यूक सबसे ज्यादा चाहते थे। खूबसूरत बगीचे के बीच में पहुंचने पर सिगमंड ने कहा कि उनका बेटा कितना बेचारा हो गया था। वह बच्चा हमेशा अपनी आंखें इधर उधर घुमाता रहता था, जैसे उसे अपने आसपास की हर चीज से डर लगता हो। अगर सिगमंड थोड़ी सी भी आवाज ऊंची करते तो वह एक मरे हुए कुत्ते की तरह रोने लगता था। लूशियन का रवैया लेट डचेस से इतना अलग हो गया था। सिगमंड ने उस पर लगभग हार मान ली थी। उन्होंने सोचा था कि लूशियन की अपनी माँ से सिर्फ शक्ल मिलती है, लेकिन सिगमंड का उस लड़के के बारे में ख्याल आज पहली बार बदला। उस मीटिंग के बाद उन्हें लगा कि वह गलत हो सकते हैं। एडविन ने भी यह बड़ा बदलाव देखा होगा। डरने की बजाय उस बच्चे ने अपने पिता की आंखों में सीधे देखा और हिम्मत से अपनी बात कही। वह दबाव में नहीं झुका और उसने सच्ची हिम्मत दिखाई। वह शुरू से जानते थे कि लूशियन का दिल नरम था। शायद वह अपने भाइयों से थोड़ा देर से खिला। आखिर उसमें ग्रैंड ड्यूक का खून था। फिर भी सिगमंड अपनी उम्मीदें बढ़ाने से बच रहे थे। अब से वह लूशियन को ऐसे काम देंगे जिन्हें सिर्फ कुछ अच्छी बातों से हल नहीं किया जा सकता। इसी बात पर एडविन ने एक आने वाली मुश्किल का जिक्र किया। उन्होंने लूशियन को दोबारा पैसे देना शुरू कर दिया था। यह बात बाहर पहले ही लीक हो चुकी थी। जांच करने पर एडविन को पता चला कि दूसरा यंग मास्टर जॉर्डी वाल्डेक इसमें शामिल था। और तो और जॉर्डी ने पहले ही अपनी चाल चल दी थी। उसने लूशियन की हेडमेट को निकाल दिया और अपनी खास आदमी को उस पोजीशन पर बिठा दिया, अपने छोटे भाई को कंट्रोल में रखने का साफ इरादा दिखाते हुए। सिगमंड समझते हैं कि उनके दूसरे बेटे के मन में छोटे वाले के खिलाफ माँ के मामलों की वजह से गहरी फीलिंग्स हैं, लेकिन उसकी जिद चिंताजनक है। एडविन ने बीच में आने की पेशकश की, लेकिन ग्रैंड ड्यूक ने उसे मदद करने से रोक दिया। भले ही यह उसके लिए बहुत सख्त हो सकता था, जिसने अभी पहले कदम उठाए थे। जॉर्डी की बुरी हरकतें सिर्फ छोटे मोटे ट्रिक्स हैं जो काम नहीं करते। अगर लूशियन ने अपने आसपास को पहले ही ठीक से संभाला होता। वही क्या, इसे बस एक कीमत मान सकते हैं जो तीसरे वाले को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि वह जल्दी होश में नहीं आया। सिगमंड अभी देखना चाहते हैं कि उनका बच्चा ऐसी मुश्किल को कैसे हैंडल करेगा। अगर लूशियन फेल होता है तो यह उसकी गलती होगी। वाल्डेक फैमिली का खून ही चाबी है, लेकिन दरवाजा हमेशा अपनी ताकत से ही खोलना चाहिए। यही शेर का तरीका है। कुछ दिन बाद लूशियन वापस अपने कमरे में खुद को बंद कर चुका था और हांस दरवाजे पर खड़ा था, जिससे उसके स्टाफ में चिंता वाली बातें शुरू हो गई थीं।
3 दिन हो गए थे जब से रुके हुए पैसे दोबारा मिलना शुरू हुए थे। जब वह भरे हुए संदूक आए तो हांस अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया। यंग मास्टर ने